आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 25 है। इस प्रैक्टिस सेट में 100+ क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। जो टॉपिक मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, हिंदी गद्य का विकास, ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है आज के प्रैक्टिस सेट में प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न जो है पहले पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। वो हर तरह के प्रश्न जो है मैंने बनाए हैं, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाइन लेकर आती हूँ, आप लोग देखते होंगे हर वीडियो में, एक आध वीडियो में नहीं होता होगा। आज का जो हमारा थॉट है वो है, उठो जागो और मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। बिल्कुल सही बात है। जब तक आपको आपका लक्ष्य मिल नहीं जाता तब तक आप हार मत मानिएगा। जैसे ही आप तैयारी, मतलब 1 साल 1.5 साल हो गया आप लोगों को तैयारी करते हुए टीजीटी पीजीटी पेपर के लिए, उस तैयारी को आप लोग जो है किसी भी कीमत पर वेस्ट मत जाने दीजिएगा, ठीक है ना। आजकल बहुत अफवाहें जो है फैल गई हैं, ठीक है, जो है अफवाहें वो बात सही है या गलत है वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आप लेना देना उससे रखते हैं, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग से स्लिप हो जाएगा, मिस होगा, ठीक है ना, आपकी तैयारी वीक हो जाएगी। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, जो भी आपने तैयारी किया है उस पर विश्वास रखिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। और अपनी तैयारी जैसे आप करते आए हैं अभी तक वैसे ही करिए जब तक पेपर नहीं हो जाता, क्योंकि पेपर तो होगा ही होगा, ये कोई रोक नहीं सकता। पेपर होगा, कभी भी डेट आ सकता है। फिर जो है यही रहेगा कि हम इतनी दिन से तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास टाइम ही ना बचे रिवाइज़ के लिए, है ना। तो इस तरीके से पढ़िए आप कि आपको रिवीज़न के लिए अगर 10 दिन भी टाइम मिलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग क्लास में बने रहिएगा, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। टॉपिक है हमारा हिंदी गद्य का विकास, ठीक है। एक आधी प्रश्न जो है यहाँ से छूटेंगे आपके, वरना सभी प्रश्नों को मैंने लिया है। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, कुवलय माला नामक गद्य कृति किस कवि की रचना है। आपको बताना है कुवलय माला नामक गद्य कृति किस कवि की रचना है। दामोदर शर्मा, अद्यतन सूरी, ज्योतिश्वर ठाकुर या रोना कवि। 100+ क्वेश्चन है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलूँगी, ठीक है। आप लोग देखते चलिएगा प्रश्नों को और नोट डाउन करते चलिएगा जो प्रश्न आपको नहीं पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। कुवलय माला नामक गद्य कृति किसकी रचना है, तो अद्यतन सूरी की है। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा रचना जो है सुमेलित नहीं है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा, राउरवेल, रोना कवि, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, कुवलय माला, पंडित दामोदर। आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बताएंगे आप लोग क्या राइट आंसर होगा इसका। राइट आंसर है कुवलय माला। कुवलय माला जो है पंडित दामोदर की रचना नहीं है, ठीक है। किसकी है फिर, उद्बोधन सूरी की है, जो हमारा पहला प्रश्न था अभी, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं के संबंध में असंगत बताइए। गद्य रचनाओं के बारे में आपको असंगत बताना है। देखते हैं, वर्ण रत्नाकर विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी गद्य का युक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर अवधि हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। आपको बताना है इसमें से असंगत कौन सा है। चलिए देख लेते हैं। वर्ण रत्नाकर जो रचना है बिल्कुल सही है, विश्वकोशात्मक ग्रंथ है ये। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है एक व्याकरण ग्रंथ है, ये भी सही है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी बिल्कुल सही है। वर्ण रत्नाकर अवधि हिंदी में रचित गद्य का प्रथम रचना है, ये जो है गलत है, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्ण रत्नाकर जो है अवधि हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना नहीं, मैथिली में है, मैथिली हिंदी, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित
गद्य की प्रथम रचना है। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे हम। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, हिंदी में 7 बोलियों के शब्द किस रचना में मिलते हैं? आपको बताना है हिंदी में 7 बोलियों के शब्द किस रचना में मिलते हैं। राइट आंसर होगा राउरबेल। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर है वो राउरबेल रचना में मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, गद्य शब्द संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न माना जाता है? आपको बताना है गद्य शब्द संस्कृत की किस धातु से निष्पन्न माना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा गद्य धातु। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अग्नि पुराण में गद्य के कितने भेद बताए गए हैं? आपको बताना है अग्नि पुराण में गद्य के कितने भेद बताए गए हैं। 2, 4, 5, 6। राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखेंगे आप लोग, अग्नि पुराण में गद्य के 5 भेद बताए गए हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 भेद बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहला है कथा, ध्यान रखेंगे आप लोग, मिलान के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है। पहला है कथा, उसके बाद दूसरा है खंड कथा, दूसरा है खंड कथा, तीसरा है परिकथा, तीसरा है परिकथा। ठीक है, चौथा है आख्यायिका, चौथा है आख्यायिका, ऐसे रहेगा आख्यायिका। ठीक है, लिख लीजिएगा, आपको नहीं पता होगा तो। और 5वां है कथानिका। ठीक है, कथानिका 5वां है कथानिका। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइएगा, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन के आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? आपको बताना है भाषा की दृष्टि से प्रारंभिक गद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। ठीक है ना, 4 भागों में हमारा सही जवाब है। अब कौन कौन से हैं, कौन कौन से होंगे वो 4 आप लोग बताइएगा। चलिए मैं बता देती हूँ 2, राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य। ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से मिलता है या कब से माना जाता है? आपको बताना है राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक रूप कब से माना जाता है या मिलता है। 10वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास, 14वीं शताब्दी के आसपास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10वीं शताब्दी के आसपास। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कथाओं के कितने भेद माने गए हैं? आपको बताना है राजस्थानी कथाओं के कितने भेद माने गए हैं। राजस्थानी कथाओं के 3 भेद माने गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला है वर्चानक, पहला है वर्चानक, दूसरा है ख्यात। ये इम्पोर्टेंट है, कहीं कहीं बुक में जो है नहीं मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तीसरा है बात। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। राजस्थानी कथाओं के कितने भेद माने गए हैं? तो 3 भेद। कौन कौन से हैं? वर्चानक, ख्यात और बात। ठीक है ना, ये 3 भेद हैं। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, वचनिका में प्रायः कौन सी घटनाएं ली जाती हैं? आपको बताना है वचनिका में कौन सी घटनाएं जो हैं ली जाती हैं। सामाजिक घटनाएं, ऐतिहासिक या काल्पनिक या विवादित। आप लोगों को ध्यान रखना होगा, वचनिका में जो है प्रायः ऐतिहासिक घटनाएं ली जाती हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भेद में किसी शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन होता है? वचनिका में, ख्यात में, बात में या कोई नहीं। ठीक है ना,
राइट आंसर क्या होगा? जो अभी मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पहले हम पढ़ चुके हैं, राजस्थानी कथाओं को कितने भेद माने जाते हैं? 3, वरचानिका, ख्यात और बात, ठीक है ना, वो यही यहाँ पे दिया गया है। अब इनमें से आपको बताना है कि किस में शौर्यपूर्ण घटना का वर्णन होता है या मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ख्यात, ख्यात में मिलता है, ठीक है ना, ख्यात में ध्यान रखेंगे आप लोग, शौर्यपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजस्थानी साहित्य में काल्पनिक रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किया जाता है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से राजस्थानी साहित्य में काल्पनिक रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किया जाता है, ख्यात में, बात में, वचनिका में या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बात में, ठीक है, बात में जो है राजस्थानी साहित्य में काल्पनिक रोचक वृत्तांत प्रस्तुत होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता राजस्थानी गद्य की नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी विशेषता राजस्थानी गद्य की नहीं है। देखते हैं, राजस्थानी गद्य का अधिकांश साहित्य जैन मंदिरों अथवा राजपूत नरेशों के आश्रय में रचा गया है। दूसरा है विविधतापूर्ण शैलियों का प्रयोग। सी ऑप्शन है राजनीति, धर्म, इतिहास, लोकवार्ता इत्यादि का प्रयोग। धर्म में अनावस्था, इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, धर्म में अनास्था, ठीक है, धर्म में अनास्था जो है ये हमारा गलत जवाब है। बाकी तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे, तीनों विशेषता बिल्कुल सही है, धर्म में आस्था रखते थे ना कि अनास्था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, वर्ण रत्नाकर के लेखक कौन हैं? आपको बताना है, वर्ण रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं, आगे हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं, आप सभी को पता है, आसान प्रश्न है तो यहाँ हम टाइम नहीं देंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? आपको बताना है श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? श्रृंगार रस मंडन किसकी रचना है? विट्ठलनाथ की रचना है, ठीक है ना, श्रृंगार रस मंडन जो है विट्ठलनाथ की रचना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 84 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? आपको बताना है 84 वैष्णव की वार्ता की भाषा क्या है? खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रजभाषा है, मैथिली है? ब्रजभाषा है, ठीक है ना, 84 वैष्णव की वार्ता की जो भाषा है वो ब्रज है। आगे बढ़ेंगे, 84 वैष्णव की वार्ता जो है ये किसकी पुस्तक है? आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप मिलता है 10वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से, 15वीं सदी से या 16वीं सदी से? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? ब्रजभाषा गद्य का आरंभिक रूप 14वीं सदी से मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रजभाषा की अखंड परंपरा कब से मानी जाती है? आपको बताना है ब्रजभाषा की अखंड परंपरा कब से मानी जाती है? यहाँ पे होना चाहिए ब्रजभाषा की अखंड परंपरा कब से मानी जाती है, तो ऑप्शन गलत है ये सारा, है ना। 1 मिनट आप लोग वेट करेंगे। नहीं, ठीक है, प्रश्न सही है, बिल्कुल सॉरी। ब्रजभाषा की अखंड परंपरा किससे मानी जाती है? तो कृष्ण भक्त कवियों से, ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए किससे मानी जाती है, तो कृष्ण भक्त कवियों से मानी जाती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? आपको बताना है हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप किस भाषा में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी भाषा में। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, 200 वैष्णवों की वार्ता किस कवि की रचना है? लो प्रश्न भी आ गया, अब आपको कमेंट के माध्यम से नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। 200 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता किस कवि की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ की रचना है। गोकुलनाथ किसके पुत्र थे? विट्ठलनाथ के। अब विट्ठलनाथ किसके पुत्र थे वो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे मुझे।
क्वेश्चन नंबर 22 है, आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? आपको बताना है आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? पंडित रतनलाल, लाला हीरालाल, आलम का या नंद दास का? आप बताइएगा आंसर इसका। आईने अकबरी की भाषा वचनिका किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा लाला हीरालाल। लाला हीरालाल की रचना है ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भक्तमाल की टीका किसने लिखा? आपको बताना है भक्तमाल की टीका किसने लिखा? रघुनाथ ने, सूरत मिश्र, भगवान दास ने या प्रियादास ने? तो राइट आंसर होगा प्रियादास। आगे बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, हित 84 की टीका किसने लिखी? आपको बताना है हित 84 की टीका किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा प्रियादास ने। प्रियादास ने हित 84 का टीका लिखा है। आगे बढ़ेंगे। कुवलयमाला कथा के रचयिता कौन है? आपको बताना है कुवलयमाला कथा के रचयिता कौन है? रिपीट क्वेश्चन है ये, कोई बात नहीं। उद्योतन सूरी। राइट आंसर हो जाएगा उद्योतन सूरी। आगे देखेंगे। ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक यमुनाष्टक के रचयिता कौन है? ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक यमुनाष्टक के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा विट्ठलनाथ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विट्ठलनाथ। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का सबसे प्रारंभिक एवं प्राचीनतम रूप किस साहित्य में प्राप्त होता है? पश्चिमी साहित्य, दक्षिणी साहित्य, पूर्वी साहित्य, बंगाली साहित्य? खड़ी बोली गद्य का सबसे प्रारंभिक एवं प्राचीनतम रूप पूछा जा रहा है, ठीक है ना, किस साहित्य से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी साहित्य। दक्षिणी साहित्य से। ओके, अब देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी साहित्य में किस बोली के आरंभिक रूप को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, जबान ये हिंदी अनेक नामों से पुकारा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? अवधी नाम से, ब्रज नाम से, खड़ी बोली या राजस्थानी? राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ध्यान रखेंगे आप लोग इस प्रश्न को, जो है इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिराजुल आशिकीन किस गद्य की पहली रचना मानी जाती है? पूर्वी साहित्य की, पश्चिमी साहित्य की, दक्षिण गद्य की या ब्रज गद्य की? मिराजुल आशिकीन किस गद्य की पहली रचना मानी जाती है? मिराजुल आशिकीन किसकी रचना है? ये आगे हम अभी देखते हैं, प्रश्न है इससे, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता रही। ठीक है, बताएंगे आप लोग मिराजुल आशिकीन किस गद्य की पहली रचना मानी जाती है? दक्षिणी गद्य की। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिदायतनामा किसकी रचना है? आपको बताना है हिदायतनामा किसकी रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा बंदे नमाज गेसुद राज। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी होगा। यहाँ पे गेसुद राज, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, सब रस गद्य रचना के रचनाकार कौन है? आपको बताना है सब रस किसकी रचना है? गद्य रचना है ये, ध्यान रखेंगे आप लोग। सब रस किसकी रचना है? मुल्ला वजही की। मुल्ला वजही की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से मुल्ला वजही की कौन सी रचना है? आपको बताना है इनमें से कौन सी रचना मुल्ला वजही की है? राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मुस्तरी। कुतुब मुस्तरी जो रचना है वो मुल्ला वजही की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? आपको बताना है उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य परंपरा की शुरुआत कब से मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 17वीं सदी से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? प्रश्न है, उत्तरी भारत में खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? सुखसागर, चंद छंद बर्मन की महिमा, भाषा योग वशिष्ठ, पद्म पुराण? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग।
उत्तरी भारत में खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना चंद छंद वर्मन की महिमा जो गंग कवि की रचना है, इसे माना जाता है। ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना इनमें से किसे माना है? प्रेम सागर को, सुख सागर को, चंद्रछंद वर्मन की महिमा को, भाषा योग वशिष्ठ को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा भाषा योग वशिष्ठ को माना है। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? भाषा योग वशिष्ठ को। भाषा योग वशिष्ठ की जो है इसका प्रकाशन आप लोग बताइएगा कब हुआ था इसका प्रकाशन और किसने किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताइएगा भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं। चलिए, एक प्रश्न तो आ ही गया, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन हैं? राम प्रसाद निरंजनी, है ना, राम प्रसाद निरंजनी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की दूसरी गद्य रचना कौन सी मानी जाती है? आपको बताना है शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की दूसरी रचना कौन सी मानी जाती है? पद्म पुराण। राइट आंसर होगा हमारा पद्म पुराण। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के आरंभिक में 4 गद्य लेखकों में से कौन नहीं आता? आपको बताना है 19वीं शताब्दी के आरंभिक में 4 गद्य लेखक चुने गए थे, उनमें से कौन एक नहीं है? आपको बताना है। तो उनमें से राजा लक्ष्मण सिंह नहीं थे, है ना। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किसने माना है? आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप किसने माना है? प्रियादास ने, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, गिलक्राइट्स ने या मणिकलाल ओझा ने? राइट आंसर होगा हमारा डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। देखेंगे अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य में सोमवंशन की वंशावली किसने लिखा? प्रियादास ने, वीरेंद्र नाथ मिश्र ने, मणिकलाल ओझा ने, गोकुलनाथ ने? सोमवंश की वंशावली किसकी रचना है? ब्रजभाषा गद्य रचना है ये मणिकलाल ओझा की है। मणिकलाल ओझा की रचना है ये। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? आपको बताना है दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक काव्य ग्रंथ किसने लिखा है? राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है, राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान किसने लिखा? आपको बताना है राजस्थानी गद्य में पंचाख्यान किसने लिखा? राइट आंसर हो जाएगा फतेह राम बैरागी ने। ठीक है, पंचाख्यान किसकी रचना है, किसने लिखा है? फतेह राम बैरागी। अगला प्रश्न है, गुरमुखी लिपि में खड़ी बोली गद्य में चतुष्षण पोथी की रचना किसने की? आपको बताना है चतुष्षण पोथी की रचना किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा सोढ़ी मिहिर वानु। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ किसकी रचना है? आपको बताना है खड़ी बोली गद्य में पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ। ठीक है, ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा कि पंचांग दर्शन जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है, किसकी रचना है? ये किसकी रचना है आप बताएंगे पंचांग दर्शन। राइट आंसर होगा मथुरा नाथ शुक्ल की रचना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म वैशाख महात्म नामक छोटी छोटी पुस्तकें किसने लिखी? अगहन महात्म और वैशाख महात्म आप लोग बताएंगे किसकी रचना है? ये वैकुंठमणि शुक्ल की, ये दोनों रचनाएं वैकुंठमणि शुक्ल की हैं। राइट आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम पौढ़ लेखक किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम पौढ़ लेखक किसे माना है? राम प्रसाद निरंजनी को। राम प्रसाद निरंजनी को माना है।
खड़ी बोली में रचित रचनाकार कौन है? खड़ी बोली में रचित रचनाकार कौन है? नाभादास, गंग कवि, सूरत मिश्र, रामप्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन मुझे कुछ डाउट लग रहा है। खड़ी बोली में रचित प्रश्न गलत है ये, ठीक है, इसको रहने दीजिए, इस प्रश्न को आप लोग काट दीजिए। हम आगे देखते हैं, मिस्टेक है उस प्रश्न में। खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की? आपको बताना है। खड़ी बोली गद्य में सुख सागर के आधार पर खड़ी बोली गद्य में विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर की रचना किसने की थी? ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सदा सुखलाल नियाज ने विष्णु पुराण के आधार पर जो है सुख सागर की रचना की थी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, खड़ी बोली की किस शैली को गिलक्राइस्ट ने द ग्रैंड पॉपुलर ऑफ स्पीच हिंदुस्तान कहा था? आपको बताना है। खड़ी बोली की किस शैली को गिलक्राइस्ट ने द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा था? दरबारी शैली को, फारसी शैली को, हिंदवी शैली को या हिंदुस्तानी शैली को? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट आंसर इसका होगा हिंदुस्तानी शैली को कहा था, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तानी शैली को इन्होंने द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहा था। आगे बढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भाषा को पंडिताइन की भाषा कहा है? आपको बताना है, शुक्ल जी ने किसकी भाषा को पंडिताइन की भाषा कहा है? सदा सुखलाल नियाज की भाषा को कहा है। ध्यान रखेंगे, सदा सुखलाल नियाज की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडिताइन की भाषा कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, रस्मों रिवाज की भाषा का दुनिया से उठ गया है, किसका कथन है? किसका प्रसिद्ध कथन है? सदल मिश्र का है, लल्लू लाल का है, सदा सुखलाल नियाज का है, लक्ष्मण सिंह का है। ये किसने कहा था? रस्मों रिवाज भाषा की दुनिया से उठ गया है, तो नियाज ने कहा था, सदा सुखलाल नियाज ने कहा था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? आपको बताना है, लाल चंद्रिका किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है लाल चंद्रिका। प्रकाशन वर्ष है इसका 1818 में प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिषेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किसने किया? सदल मिश्र ने, दौलत राम ने, निरंजनी ने, नाभादास ने। हरिषेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद दौलत राम ने किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आपको बताना है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर होगा 1800 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था? वेलेज़ली ने। आगे बढ़ेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? अब आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू लाल की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? 1802 ईस्वी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है, यह कथन किसका है? सदल मिश्र का है, लल्लू लाल का है, ईशा अल्लाह खां का है या सदा सुखलाल नियाज का है? यह किसने कहा था कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल न पुट है? यह किसने कहा था? तो ईशा अल्लाह खां ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नाचिकेतोपाख्यान का क्या नाम है? नाचिकेतोपाख्यान का अन्य नाम क्या है? ठीक है, अन्य नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रावली होगा, ठीक है ना, चंद्रावती लिखा है ना, चंद्रावली होगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। नाचिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम चंद्रावली है। आगे बढ़ेंगे, नाचिकेतोपाख्यान की कथा किस पर आधारित है? आपको बताना है, नाचिकेतोपाख्यान की कथा किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में जो कथा है नचिकेता की, ठीक है, नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में लिखा गया है ये नाचिकेतोपाख्यान, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल ने राजनीति, माधव विलास, लाल चंद्रिका किस भाषा में लिखा है? ये तीनों रचनाएं लल्लू लाल की हैं, किस भाषा में हैं आपको बताना है। तीनों रचनाएं किस भाषा में हैं?
राइट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है ना। तीनों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, तीनों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, बाकी सारी रचनाएं जो है इनकी खड़ी बोली में हैं। ध्यान रखिएगा, इन तीनों रचनाओं को आप लोग दिमाग में बिठा लीजिएगा। ये 3 रचनाएं जो है इनकी ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, बाकी रचनाएं आप पढ़ेंगे तो वो सारी खड़ी बोली में लिखी गई हैं। ओके, अब चलेंगे आगे। लल्लू लाल ने अपना प्रेस संस्कृत प्रेस कहाँ खोला था? लल्लू लाल ने संस्कृत प्रेस कहाँ खोला था? आपको बताना है, दिल्ली में, आगरा में, काशी में, मुंबई में। आगरा में खोला था इन्होंने, है ना, आगरा में। आगे बढ़ेंगे। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता बताइए। पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज प्रवाहमयी भाषा, किशगोई भाषा। तो सदल मिस्र की भाषा की जो विशेषता थी वो पूर्वीपन लिए हुआ था, है ना, पूर्वीपन। आगे बढ़ेंगे। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? एक मिनट होल्ड करेंगे आप लोग, पानी पी लूँ मैं। आप लोग बताएंगे आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 62 का सितारे हिंद का, ठीक है। सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कोड़ा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण इनमें से कौन हैं? लल्लू लाल, सदल मिस, ईशा अल्लाह खान, सदा सुखलाल नियाज। आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण कौन से हैं? लल्लू लाल, राइट आंसर होगा हमारा लल्लू लाल। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। शकुंतला नाटक, बैताल पच्चीसी, राजनीति के रचनाकार कौन हैं? शकुंतला नाटक, बैताल पच्चीसी, राजनीति किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है। ध्यान रखिएगा आप लोग, लल्लू लाल की रचना है ये। आगे बढ़ेंगे। कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1817। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1817 ईस्वी में। यहाँ बताना है आपको आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था। ध्यान रखिएगा, कोलकाता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में, और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 ईस्वी में, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। गिल क्राइस्ट ने खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ मानी हैं? खड़ी बोली की कितनी शैलियाँ मानी हैं? 3 शैली मानी है, ठीक है, 3 शैली मानी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सदल मिस्र कहाँ के रहने वाले थे? आपको बताना है सदल मिस्र कहाँ के रहने वाले थे? आगरा, दिल्ली, आरा या मथुरा? तो बिहार के रहने वाले थे, आरा जिला बिहार के। अगला प्रश्न है, कोलकाता से प्रकाशित हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संस्थापक कौन हैं? आपको बताना है, आसान प्रश्न है। पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर जो है संपादक हैं। कौन सी पत्रिका के? उद्दंत मार्तंड। बनारस अखबार के संपादक कौन हैं? आपको बताना है बनारस अखबार के संपादक कौन हैं? शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे बढ़ेंगे। बनारस अखबार के विरोध में सुधाकर नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित करवाया था? आप सभी को पता होगा, तारा मोहन मिश्र ने बनारस अखबार के विरोध में सुधाकर नामक समाचार पत्र प्रकाशित करवाया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, तारा मोहन मिश्र। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम बताना है आपको। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उदयभान चरित। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यामृत प्रवाह नामक गद्य कृति के लेखक कौन हैं? सत्यामृत प्रवाह गद्य कृति के लेखक कौन हैं? श्रद्धाराम फुल्लौरी, श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1791 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप लोग, 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सुरसुरा निर्णय किसका लेख है? सुरसुरा निर्णय किसका लेख है? आपको बताना है। सदा सुखलाल का है, सदा सुखलाल नियाज का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राजा शिव प्रसाद कृत राजा भोज का सपना किसके निबंध का अनुवाद है? आपको बताना है। राजा शिव प्रसाद की रचना है ये, राजा भोज का सपना, ये किसके निबंध का अनुवाद है? ध्यान रखिएगा आप लोग, मिस सी एम टकर का, ठीक है ना, इनके निबंध का अनुवाद है। अगला प्रश्न है, हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा था? हिंदी को एक भद्दी बोली किसने कहा था? तो गारसा दत्तासी ने कहा था, है ना, गारसा दत्तासी ने कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका के प्रकाशन किसने किया था? ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? नवीन चंद्र राय ने, ठीक है, नवीन चंद्र राय ने जो है ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। किस वर्ष में? ध्यान रखिएगा, 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी की भाषा क्या है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, मैथिली। रानी केतकी की कहानी की भाषा आप लोग बताएंगे क्या है? तो खड़ी बोली है ना, खड़ी बोली में लिखा गया है रानी केतकी की कहानी। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर, ठीक है। प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। प्रकाशन वर्ष अगर प्रेम सागर का पूछा जाए तो 1810 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इतिहास तिमिर नाशक के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है इतिहास तिमिर नाशक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण सिंह की भाषा किस प्रकार की थी? राम नहीं, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा किस प्रकार की थी? फारसी बहुल, अंग्रेजी बहुल, अरबी या संस्कृत निष्ठ हिंदी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत निष्ठ हिंदी, ठीक है। राजा लक्ष्मण सिंह का जो भाषा था वो उनका था संस्कृत निष्ठ हिंदी। अगला प्रश्न देखेंगे, उर्दू में निसार उपनाम से रचना कौन करता था? आपको बताना है, उर्दू में निसार उपनाम से रचना कौन करता था? राइट आंसर हो जाएगा सदा सुखलाल नियाज। आगे देखेंगे, हिंदी नए चाल में ढली किसका कथन है? आप सभी को पता है, हिंदी नए चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है ये, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। इनकी जो पुस्तक है काल चक्र, उसमें इन्होंने लिखा था हिंदी नए चाल में ढली 1973 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिनकार्ड का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध हिंदी सेवी फ्रेडरिक पिनकार्ड का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इनका जन्म जो है इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गुटका किसके द्वारा निकाला गया है? गुटका किसकी रचना है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। गुटका जो रचना है शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने कब की थी? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन हैं और कब हुआ था इसकी स्थापना? राइट आंसर हो जाएगा गोविंद रनाडे 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सन 1824 ईस्वी में गिलक्राइट्स के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन चुना गया था? आपको बताना है, सन 1824 में गिलक्राइट्स के बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग का अध्यक्ष कौन चुना गया था? राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन विलियम प्राइस। अगला प्रश्न देखेंगे, कालक्रम अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम आचार्य कौन थे? आपको बताना है, कालक्रम के अनुसार खड़ी बोली गद्य के प्रथम आचार्य कौन से थे? चलिए देखते हैं।
पहला है, राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र। ठीक है, कालक्रम के अनुसार यही बिल्कुल सही आंसर है। सदा सुखलाल का जो है 1746, ध्यान रखेंगे आप लोग, 1746, ईशा अल्लाह खां 1756, लल्लू लाल 1763, सदल मिश्र 1768। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे महत्व की दृष्टि से हिंदी खड़ी बोली गद्य के 4 आचार्यों को श्याम सुंदर दास ने किस क्रम में रखा है। अब आपको बताना है महत्व की दृष्टि से हिंदी खड़ी बोली गद्य के 4 आचार्य को श्याम सुंदर दास ने किस क्रम में रखा है, यानी सबसे पहले किसको माना है, दूसरे पे किसको माना है, तीसरे पे किसको माना है, चौथे पे किसको माना है। इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, अगर आप लोगों ने क्लास देखी होगी तो उसमें जो है मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक बता रखा है, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ये सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, ईशा अल्लाह खां। पहले इन्होंने ईशा अल्लाह खां को माना है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे सदल मिश्र, तीसरे पे लल्लू लाल, चौथे पे सदा सुखलाल। अब आपको इसको जो है इस माध्यम से याद कर सकते हैं, लिख लीजिए इसलस। ठीक है, इसलस, ई से हो जाएगा ईशा अल्लाह खां, स से सदल मिश्र, ल से लल्लू लाल, स से सदा सुखलाल। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, अलंकृत चटकीली मुहावरेदार कोई शैली इनमें से किस लेखक की भाषा थी। सदल मिश्र की, ईशा अल्लाह खां की, शिव प्रसाद की या लल्लू लाल की। राइट आंसर हो जाएगा ईशा अल्लाह खां की जो भाषा थी वो चटकीली मटकीली मुहावरेदार किसगोई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष की थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष में की थी, तो 1873 ईस्वी में। 1873 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। आपको बताना है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। राइट आंसर क्या होगा, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदा सुखलाल नहीं है। बाकी तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। विचार के छड़ों में मुझे गद्य लिखना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति ही नहीं बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण के लिए भी पर्याप्त अवकाश रहता है। यह कथन किसका है। आपको बताना है यह कथन किसका है, तो महादेवी वर्मा का है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह कथन जो है महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी नामक समाचार पत्र किसने निकाला। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसका है, किसने निकाला था। राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, प्रजा का हित कौन चाहता है, तो राजा चाहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने। भूगोल हस्तमाला रचना किसका है। भूगोल हस्तमलक रचना किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का है। गिलक्राइट किस लिपि के पक्षपाती थे। आपको बताना है गिलक्राइट किस लिपि के पक्षपाती थे, तो रोमन लिपि। राइट आंसर होगा हमारा रोमन लिपि। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य में अष्टयाम नामक पुस्तक किसने भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ब्रजभाषा गद्य में अष्टयाम नामक पुस्तक जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है, किसने लिखा है। आपको बताना है अष्टयाम नामक जो पुस्तक है वो किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है, नाभादास की। ठीक है ना, नाभादास का ग्रंथ है और इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन आपको मिलता है। लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। आपको बताना है लल्लू लाल द्वारा लिखित कुल पुस्तकें कितनी हैं, 11 पुस्तकें हैं। ठीक है, 11 पुस्तकें हैं इनकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उसके संस्थापकों से मिलाइए। यहाँ पे जो है संस्थाएं दी गई हैं और उनके संस्थापक, ये हमें मिलान करना है। चलिए देखते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज कह रही हूँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज के कौन थे, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। प्रार्थना समाज के कौन हो जाएंगे, केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज के केशव चंद्र सेन।
और रामकृष्ण मिशन के हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 2 4 3 1, 2 4 3 1 है ना। राइट आंसर हमारा 2 4 3 1 होगा। देखते हैं 2 4 3 1, डी हमारा सही जवाब है। अब यहाँ पे सुमेलित करना है। देखते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है सुमेलित करना है। आर्य समाज का प्रकाशन वर्ष, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, सुमेलित करना है इसको। चलिए देखते हैं। आर्य समाज का स्थापना जो है 1875 में, रामकृष्ण मिशन का 1897 में, ब्रह्म समाज का 1828 में, प्रार्थना समाज का 1867 ईस्वी में, यानी चारों सही है हमारा। ध्यान रखेंगे चारों का चारों प्रकाशन वर्ष सही है। तो हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा। राइट आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो है रचनाएं दी गई हैं, उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। चलिए देखते हैं। लल्लू लाल की रचना जो है प्रेम सागर है। सदल मिश्र का कौन है? तो नाचकेतोपाख्यान है। ईशा अल्लाह खां का है रानी केतकी की कहानी, और सदा सुखलाल का है सुख सागर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 3 1 4, 2 3 1 4। देखते हैं 2 3 1 4, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन हैं? आपको बताना है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन हैं। नगेंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, नगेंद्र नाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। अगला प्रश्न है, उदयभान चरित के लेखक कौन हैं? उदयभान चरित के लेखक कौन हैं? उदयभान चरित किसका नाम है? इसका एक और नाम है ना, रानी केतकी की कहानी है ना, इसी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। ईशा अल्लाह खां। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि उदयभान चरित के लेखक कौन है, तो ईशा अल्लाह खां। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, वृत्त गांधी गद्य किसके गद्य को कहा गया है? ठीक है, क्वेश्चन है वृत्त गांधी गद्य किसके गद्य को कहा गया है? लल्लू लाल के गद्य को। ठीक है ना, लल्लू लाल के गद्य को जो है वृत्त गांधी गद्य कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखा था? बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखा था? तो लल्लू लाल ने लिखा था। ठीक है ना, लल्लू लाल ने लिखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया था? अभिज्ञान शाकुंतलम का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ईशा अल्लाह खां दिल्ली के बाद कहाँ के निवासी हो गए? ठीक है, ईशा अल्लाह खां जो है दिल्ली के निवासी थे, उसके बाद ये कहाँ के निवासी हो गए? तो लखनऊ में। ठीक है ना, दिल्ली के बाद पूछा जा सकता है, दिल्ली के बाद लखनऊ में निवासी हो गए। राम प्रसाद निरंजनी कहाँ के राज्य आश्रित थे? राम प्रसाद निरंजनी कहाँ पे रहते थे? तो पटियाला। राइट आंसर हो जाएगा हमारा पटियाला। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? हिंदी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त हैं। ठीक है, राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए 111 प्रश्न थे। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। जो प्रश्न नहीं पता होगा तो ऐसा मैं मान के चलती हूँ आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपने आप जो है अपने ऊपर जो है विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।